हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी साइकोलॉजी सीरीज की सेकंड क्लास में। ये आज हमारी सेकंड क्लास होगी। कल से हमने स्टार्ट की थी अपनी फर्स्ट क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था अपना साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, जिसमें मैंने आप लोगों को उसकी परिभाषा, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बताई थी। और आज हम करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो कंप्लीट देखी होगी और उसके बाद अगर अपने एनसीईआरटी की 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खोल के देखा हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा 80 से 90% जो कंटेंट था वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया था। सो अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं वो साइकोलॉजी से, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। किसी भी पेड कोर्स के टक्कर की है, किसी भी बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं कितने ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो उसके पेड कोर्स की टक्कर की रहेगी, क्योंकि मैं इस पर पूरी मेहनत कर रहा हूं। एक एक चीज आप लोगों को मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट क्लास से आपको पता लगी गया होगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके साथ साथ 3 ऑथर, एक हिंदी के अरुण कुमार सिंह और 2 इंग्लिश अनीता वुल्फॉक्स और लोरा ईबर्ग, इनको साथ में लेके चल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे आप लोगों से आपका साथ चाहिए, आपकी मोटिवेशन चाहिए। जितना हो सकता है इन वीडियोस को शेयर करें, मेरी साइकोलॉजी की जो वीडियोस हैं इन्हें शेयर करें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब तो भाई कर ही रखा है, जब देख रहे हो शेयरिंग जरूर करनी है। जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतना ज़्यादा मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। और आज भी आपको पता लगेगा, जिस तरीके से मैं आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, शायद ही आज से पहले आपको किसी ने इस तरीके से पढ़ाया हो। ठीक है जी, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये देखते हैं, 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। अब व्हाट इज 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, इस पे ना क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे तो ये तीनों जो हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के पार्ट हैं, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस या ह्यूमनिज्म, ये तीनों स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के पार्ट हैं। बट इन्हें फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स और थर्ड फोर्स से जाना जाता है। फर्स्ट फोर्स हमारी बिहेवियरिज्म है, सेकंड फोर्स हमारी साइको एनालिसिस है और थर्ड फोर्स हमारी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ठीक है, अब थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम बिहेवियरिज्म की, तो भाई बिहेवियरिज्म मैंने बताया था, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो होती है। जब भी हम मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, वो आपका बिहेवियरिज्म कहलाता है। और इसको जो है आपके जेबी वॉटसन ने अमेरिका में दिया था। जेबी वॉटसन जो है इसके जनक कहे जाते हैं, इसके फादर ऑफ व्यवहारवाद या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जेबी वॉटसन होंगे। और ये आपकी फर्स्ट फोर्स है। अगर बात करें सेकंड फोर्स की, तो मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस, ये आपके सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड। ठीक है जी, इन्होंने जो है कहा कि मुझे व्यवहार से कोई मतलब नहीं, बिहेवियर से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो अभी भी आत्मा पे ही काम करूंगा, अभी भी सोल पे काम करूंगा। आपको पता होगा सबसे पुरानी डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की वही यही होती है, स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में। तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि भैया मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप व्यवहार से कर रहे हो, आप फलाने डिमके से कर रहे हो, मैं अभी भी आत्मा पे ही रहूंगा। और ईड, ईगो, सुपर ईगो, अगर आपने सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मनोविश्लेषणवाद में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। और ये जो है आपकी सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है। अब आते हैं थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। अब थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो दो लोगों के काम से आई थी। एक तो आपके हैं अब्राहम मैस्लो, इनका नाम आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो अब्राहम मैस्लो का नाम आपने सुना होगा। और दूसरे हैं आपके कार्ल रोजर्स। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलके मानवतावाद को कहा। अब ये मानवतावाद है क्या? मानवतावाद है फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि भाई उसे करने दो, इंसान को उस पर थोपो मत कि उसकी आत्मा से, उसके व्यवहार से, उसे करने दो जो कर रहा है वो। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो ये क्या बन के आई आपकी? ये बन के आई आपकी थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखने हैं आपसे। फर्स्ट फोर्स पूछी जाए तो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, सेकंड फोर्स साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, थर्ड फोर्स ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं फोर्सेस के इन्हें, और ये आपको याद रखनी है। और मैंने बता भी दिए कौन कौन है भाई। अगर फादर पूछे जाए कि हु इज द फादर ऑफ मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, तो ये आपके सिगमंड फ्राइड है। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, तो ये आपके वॉटसन है। और यहाँ पे ह्यूमनिज्म के कोई फादर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में इन दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। लेकिन ज्यादा नाम जो है वो आपके अब्राहम मैस्लो ने कमाया, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी लास्ट में जाके दी थी अपनी मोटिवेशन पे। चलिए फ्रेंड्स,
आगे की बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये 7 टाइप्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको संरचनावाद कहते हैं। देन वी हैव फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, गेस्टोल्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी सबने, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी प्याजे वगैरह वाली, वो वाली करेंगे सारी कंप्लीट। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। अब ये मैंने आपको बताया कि ये तो आपकी थर्ड फोर्स होती है, मनोविश्लेषणवाद आपकी सेकंड फोर्स होती है, एंड फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं संरचनावाद और प्रकारवाद के बारे में, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना टॉपिक पे चलते हैं। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब भी आपसे कभी पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो ये आपके विलियम वुंट रहेंगे, हमेशा विलियम वुंट रहेंगे। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विलियम जेम्स और विलियम वुंट में। विलियम जेम्स नहीं है मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहां पे? जर्मनी में। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संस्थापक, फादर भी कह सकते हैं आप। अगर संरचनावाद के फादर भी पूछे जाएं तो कौन होंगे वो होंगे विलियम वुंट। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है? विलियम वुंट। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर, संस्थापक कौन है? विलियम वुंट। लेकिन यहां पे एक चीज में लोचा रहता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ड जो है, वर्ड पहली बार स्ट्रक्चरलिज्म किसने यूज किया था, तो वो होंगे आपके एडवर्ड बी टिचनर। एडवर्ड बी टिचनर ने फर्स्ट टाइम आपका जो है वर्ड यूज किया था स्ट्रक्चरलिज्म। उससे पहले विलियम वुंट संरचनावाद को, क्योंकि संरचनावाद विलियम वुंट का नहीं है वर्ड, विलियम वुंट ने संरचनावाद नहीं दिया था, उन्होंने दिया था वॉलंटरिज्म। वो क्या कहते थे इसे? वो कहते थे वॉलंटरिज्म। ये वर्ड भी नाम याद रखना, बिल्कुल एडवांस साइकोलॉजी आपको मैं यहां पे करा रहा हूं। ये चीजें आपको कोई बताएगा। विलियम वुंट जो हैं, उन्होंने संरचनावाद शब्द नहीं दिया था, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं दिया था, वो दिया गया था एडवर्ड बी टिचनर, जो कि इनके शिष्य रहे थे, ये गुरु थे। विलियम वुंट उनके गुरु थे। तो इनके शिष्य जो थे एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का पहली बार यूज किया था इस वर्ड का। अदरवाइज विलियम वुंट वॉलंटरिज्म कहते थे। क्या कहते थे इसको? वॉलंटरिज्म। अब देखिए यहां पे एडवर्ड बी टिचनर का क्या योगदान है। एडवर्ड बी टिचनर जर्मनी से विलियम वुंट की जितनी भी, मतलब इनके स्कूल की जो विशेषताएं थे, सारी चीज कहां पे लेके आए? अमेरिका लेके आए, ठीक है जी। तो जितना बढ़ाया इसको, जितना स्ट्रक्चरलिज्म को, जितना संरचनावाद को बढ़ाया, जो उस पर ज्यादा काम किया, वो हमेशा एडवर्ड बी टिचनर ने। लेकिन भाई बाप तो बाप होता है, वो वाली बात तो सुनी होगी ना आपने कि एक पिताजी ने जो है एक कंपनी खोली स्टार्टिंग में, और वो कंपनी, उसके बेटे जो हैं, उसके शिष्य जो भी XYZ है, उन्होंने उसको बड़ा किया, फैलाया, लेकिन नाम तो हमेशा बाप का ही रहेगा ना। रिलायंस कंपनी में धीरू भाई अंबानी याद आते हैं ना हमेशा। स्टार्टअप किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। कहते हैं ना 500 रुपए लेके आए थे। तो ये चीज याद रखनी है कि फाउंडर जो है स्ट्रक्चरलिज्म के, वो तो आपके विलियम वुंट हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म का वर्ड का यूज किसने किया था, तो वो एडवर्ड बी टिचनर होंगे, वुंट नहीं होंगे। क्वेश्चन गलत मत कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ संरचनावाद, हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, तो वो आपके विलियम वुंट होंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब क्लियर करते हैं कि भैया ये संरचनावाद है क्या। देखिए यहां जरूर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। वुंट जो है इंटरेस्टेड थे इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड वांट टू एनालाइज द बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट्स ऑफ माइंड। यहां पे ध्यान दीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स और एलिमेंट्स ऑफ माइंड। वुंट कहते थे कि जो ये चेतन मन है ना हमारा, चेतन जो अनुभव होते हैं हमारे, इसमें ना अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने यहां पे दिखाया है, एक में गुस्सा है, एक में प्यार है, एक में फीलिंग्स हैं, एक में थॉट्स हैं, और ये सारे मिलके, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके
जब काम करते हैं, जब किसी इंसान को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये कहलाता है संरचनावाद, विश्लेषण। वर्ड पे ध्यान दो। और ये पता है ये लैंग्वेज कहाँ की है? ये लैंग्वेज आपकी एनसीईआरटी की है। शायद आपने कभी पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये प्रॉपर लैंग्वेज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जहां गया, एलिमेंट्स जहां गया ऑफ माइंड, वो क्या कहलाएगा? वो आपका संरचनावाद कहलाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म कहलाएगा। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म नाम कहां से आया? अलग अलग स्ट्रक्चर माइंड के, इसके बारे में बात हुई है यहां पे, तो इस वजह से इसका नाम जो है स्ट्रक्चरलिज्म पड़ा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ध्यान बस ये रखना है कि उन्होंने अचेतन अनुभव जो होते हैं उसके अध्ययन में रुचि रखते हुए मन के निर्माण खंडों यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स और एलिमेंट्स ऑफ माइंड पर काम किया। उसको एनालाइज करना चाहते थे, उसको विश्लेषण करना चाहते थे उन चीजों को। ठीक है, कौन? वुंड। और इसी वजह से इसका नाम जो है आपका संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म पड़ा। ठीक है जी, आई होप आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी। कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो होता है हमारे अंदर, अलग अलग चीजें चलती हैं अलग अलग टाइम पे, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके दिमाग में भी इस टाइम बहुत सारी चीजें होंगी। अगर अभी कोई मेरी वीडियो देख रहा है और साइड में कुछ गिर जाए तो एकदम से आपका ध्यान उधर चला जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा। अगर सामने से कोई एकदम से चीखे, एकदम उधर चला जाएगा, आपका ध्यान वापस मेरी तरफ आएगा। तो ये है हमारा क्या है? कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं सारे। और उसी के एनालाइज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ माइंड को समझना चाहते थे कौन? विलियम वुंट। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया विलियम वुंट ने उस चीज को समझना तो चाहते थे, लेकिन हर चीज को समझने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हर चीज को समझने के लिए हमें एक मेथड चाहिए होता है। तो यहां पे इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन। अगर आपके यहां पे कभी भी आता है कि इंट्रोस्पेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो इंट्रोस्पेक्शन आपका संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, देखिए यहां पे लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग वुंट्स टाइम एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। मतलब जो उन्होंने कहा कि वो एनालाइज करना चाहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, किसके थ्रू करना चाहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन के। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? स्ट्रक्चरलिस्ट पड़ा, संरचनावाद पड़ा। इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंत निरीक्षण, अंत निरीक्षण कहते हैं जी। ठीक है, इस बार मैंने देखो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लाया हूं। कल वाली में थोड़े बच्चे शिकायत कर रहे थे, वैसे मैंने बाद में दे दिया था, बट स्टिल फिर भी बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर हिंदी साथ साथ में रखो, तो मैं साथ साथ में लाया हूं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है। खुद से बातें करना। आज मैंने क्या क्या गलतियां की, आज मैंने कौन कौन से काम छोड़ दिए जो मैं कर सकता था। रात को बैठ के अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप से पूछो चीजें। ठीक है, तो वुंट जो है वो उनका कहना था कि अगर इंसान किसी के मन को समझना चाहता है या अपने मन को समझना चाहता है तो उसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करना चाहिए। उसे अपने आप से खुद से बातें करनी चाहिए कि क्या गलत था, क्या सही था, क्या ये था, क्या वो था। ठीक है जी, बात समझ आई। यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें बनती हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है इंट्रोस्पेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स और बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स किस स्कूल के थॉट हैं। तो वो होगा आपका सिंपल आंसर संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। भाई कोई भी चीज हो उसका क्रिटिसिज्म जरूर होता है, आलोचना तो होगी ना उसकी, और पहला स्कूल था ये तो। अच्छा एक और चीज है भाई, सिंपल सा एक और चीज याद रखनी है, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि हु इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो वो क्या है आपके संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपका फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। तो भाई फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था तो सिंपल सी बात है कि आलोचना तो होनी थी, और आलोचना होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड मतलब सिर्फ कॉन्शियस मन पे ही सब कुछ करते हैं। तो मन जो है वो वैलिड नहीं हो सकता, वैध कभी नहीं हो सकता, रिलायबल नहीं हो सकता, विश्वसनीय नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल की बात बता के बताता हूं कि मान के चलो कि आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है और मैं अपना इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं, तो मैं सब चीजें पॉजिटिव रहेंगी मेरे अंदर। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगी, मैं सारी अच्छी चीजें सुनूंगा। मैंने कहा हाँ भाई ऐसे किया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, या किसी के बारे में कोई मेरे से पूछ रहा है, कोई किसी के दूसरे के बारे में मेरे थॉट्स लेना चाह रहा है और मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैं पॉजिटिव चीजें बताऊंगा। लेकिन अगले ही दिन मैं नेगेटिव हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी चीज से अच्छा नहीं लगा, मैं खुश नहीं हूं, और सेम क्वेश्चन मेरे से फिर पूछा जा रहा है जो कल पॉजिटिव रहते पूछा गया था, तो क्या मेरे आंसर सेम होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए इसको वैलिड और रिलायबल नहीं कहा गया कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये रिलायबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज, ये बच्चों पे या जानवरों पे नहीं किया जा सकता। क्या आप एक छोटे बच्चे को बोल सकते हो कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर लो, अपने आप से बात कर लो? मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। अगर मैं मैं कह रहा हूं, मैंने एक बड़े आदमी के आंखों पे पट्टी बांध दी और उसके हाथ में मैंने सेब दे दिया, तो वो जो बड़ा आदमी है फिर भी सोच समझ के कहेगा हाँ कोई फल है, अनार है, संतरा है, कुछ 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 बोलेगा, अपनी अपनी फीलिंग्स जो है उसके करेगा, उसके बताएगा कि हाँ फल टाइप लग रहा है, मीठा हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, चीजें बताएगा। लेकिन अगर बच्चे के हाथ में वो वही फल दे दूं तो उसको बोल बता सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम ये वाली जो थ्योरी है आपके इंट्रोस्पेक्शन, ये एनिमल्स पे भी नहीं लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों या जानवरों पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेक्निक है। अब सब्जेक्टिव टेक्निक समझने की कोशिश करना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करेंगे, एक सब्जेक्टिव टेक्निक होती है, एक होती है ऑब्जेक्टिव। यही फर्क रहता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म और जो हम अगला पढ़ने वाले हैं फंक्शनलिज्म में। ठीक है, मेन डिफरेंसेस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का है। अब सब्जेक्टिव टेक्निक क्या होती है? वो होती है जैसे मैं सोच रहा हूं, जो मेरा मन सोच रहा है वही है। अगर मैं कहने लगूं कि जो सूरज है वो नॉर्थ से निकल रहा है, तो भाई मेरा मन है, मैंने कह दिया, वो सब्जेक्टिव है। मैं ये भी कह सकता हूं कि वो नॉर्थ से भी निकलता है और साउथ से भी निकलता है, दोनों साथ से निकलता है। लेकिन हमें सबको पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से ही निकलता है, तो ईस्ट से निकलना हो गया ऑब्जेक्टिविटी। फैक्ट है, एक प्रॉपर फैक्ट है, नहीं बदल सकते, ईस्ट से निकलता है। लेकिन ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये सब्जेक्टिविटी टेक्निक को फॉलो करता है। ये कहता है कि मेरा मन आज क्या कह रहा है, मेरा मन कल कुछ और कह सकता है, परसों कुछ और कह सकता है, उससे अगले दिन कुछ और कह सकता है। तो ये इनकी आलोचना हुई, ये क्रिटिसिज्म था किसका? स्ट्रक्चरलिज्म का। आई होप आपको जो है संरचनावाद अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया, क्योंकि एक बहुत भारी भरकम चीज़ें थी, मैंने कोशिश की है समझाने की, एग्जाम्पल्स भी देने की, इसका क्रिटिसिज्म भी आपको समझाया है, और साथ साथ में मैंने आपको इसके बारे में जो है कि होता क्या है पिक्चर्स के माध्यम से भी समझाया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मैंने बताया इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। विलियम वुंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एडवर्ड बी टिचनर क्या है, उनसे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है? उनसे हमेशा यही बनता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड का यूज़ किसने किया, तो वो आपका टिचनर ने किया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं जी फंक्शनलिज्म पे। यहाँ पे फंक्शनलिज्म जो था, प्रकारवाद, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे किसके? संरचनावादियों के, स्ट्रक्चरलिज्म के। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फंक्शनलिज्म वाज ओरिजिनेटेड एज अ रिएक्शन टू स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि प्रकारवाद की उत्पत्ति संरचनावाद के स्कूल की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। ये हैं जी आपके विलियम जेम्स, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? विलियम जेम्स। जिस समय पे विलियम वुंट जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना कर रहे थे, उसके थोड़े बाद ही विलियम जेम्स ने भी अमेरिका में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है जी, इसकी शुरुआत विलियम जेम्स ने की, जो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है जी, देखिए अब हमें यहां पे समझना है कि एक्चुअल में फंक्शनलिज्म है क्या और ये किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म से अलग था। मैं आपको बताऊं, ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक थे, बिल्कुल अलग थे। बात दोनों एक ही सेम चीज की करते थे, कॉन्शियसनेस की, अचेतन मन की। ठीक है, चेतन मन की ही बात करते थे दोनों, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। विलियम जेम्स का कहना था कि कोई इंट्रोस्पेक्शन से कैसे समझ सकता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं हुआ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनलिज्म में क्या था। देखिए सिंपल सा है, फंक्शनलिज्म इज अ अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। वहां पे वो कहता है कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, अंदर 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 क्या है, हमें वो नहीं करना है, हमें समझना है कि जो ह्यूमन माइंड है फंक्शन कैसे करता है। ये डेफिनेशन जो एनसीईआरटी से ली हुई है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। विलियम जेम्स बिलीव दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि आप जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस कर रहे हो उसकी जगह साइकोलॉजी शुड इंस्टीड स्टडी व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद द एनवायरमेंट। इसका बहुत सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि फंक्शनलिज्म कहता है कि हम किस तरीके से फंक्शन करते हैं कहीं पर भी एडजस्ट करने के लिए। मान के चलो आप स्कूल में गए और आपके जो मैथ्स टीचर हैं वो बदल दिए गए हैं। जो आप पहले जिससे पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा आप जिसके साथ कंफर्टेबल थे, आपको समझ आ रहा था, आपके मैथ्स टीचर बदल दिए गए। अब कोई और मैथ्स का टीचर आया है ना, तो वो आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, दिखने में मतलब खड़ूस टाइप सा है, ठीक है,
और ना ही आपको उसके पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज फंक्शनलिज्म कहता है कि हमारा दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है अलग अलग प्रतिक्रियाओं पे। अगर मैं एनवायरमेंट में बाहर निकलता हूं तो वहां पे किस तरीके से मेरा दिमाग जो है कार्य कर रहा है, किस तरीके से मैं वहां पे एडजस्ट कर रहा हूं, यही आपका फंक्शनलिज्म कहता है। विलियम जेम्स का मानना था कि मन की संरचना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मनोविज्ञान को यह अध्ययन करना चाहिए कि दिमाग क्या करता है और लोगों को उनके पर्यावरण से निपटने में व्यवहार का कैसे कार्य करता है। बात समझ आई? सिंपल चीज है जो मैंने बताई आपको। वो कहते हैं भैया संरचना पे मत करो, स्ट्रक्चर पे मत जाओ माइंड के, वो फंक्शन कैसे करता है एक नए एनवायरनमेंट में आने के बाद, किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करता है, किस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, किस तरीके से उसके बिहेवियर में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, माइंड में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इस चीज पे ध्यान दिया किसने? आपके साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं सिंपल सी, फिर वही आती है कि इट इज कंसिडर्ड विद नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि दिमाग फंक्शन, मेंटल यानी कि फंक्शंस ऑफ माइंड विच एम्फेसाइजेस हाउ दीज प्रोसेस वर्क्स। यह मानसिक प्रक्रियाओं की प्रकृति और कार्यों से संबंधित है जो इस बात पर जोर देती है कि प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। स्ट्रक्चर नहीं समझना है सिर्फ कि प्रतिक्रियाएं कैसे काम कर रही हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा, विचारधारा, थिंकिंग, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सब किसकी देन है? किसकी देन है? आपके फंक्शनलिज्म की देन है। जो आजकल आप अधिगम पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन पढ़ते हैं, विचारधारा थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, ये सबसे पहले कौन लाया? ये सबसे पहले फंक्शनलिज्म लाए। इट चेंजेस द फोकस ऑफ साइकोलॉजी टू लर्निंग, मोटिवेशन एंड थिंकिंग। पहले इन बारे में बात होती नहीं थी, पहले सिर्फ मन की बातें हो रही थी, ठीक है ना, चेतन मन की बातें हो रही थी सिर्फ, इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं हो रही थी। लेकिन फंक्शनलिज्म कहता है कि भाई साइकोलॉजी को लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद ने सैद्धांतिक अतिभारित पाठ्यक्रम को व्यवहारिक दृष्टिकोणों से प्रतिस्थापित करके पाठ्यक्रम में क्रांति ला दी। मतलब कि जो कि थ्योरेटिकल ओवरलोडेड करिकुलम चल रहा था उसको वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे ले आए। और जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्ट मेथड की। और मुझे नीचे बताओ कि भैया प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? वो भी एक प्रकारवादी थे, वो भी एक फंक्शनलिज्म थे, जॉन डीवी। आपने नाम इनका सुना होगा, ठीक है, नाम सुना होगा जॉन डीवी का। तो प्रोजेक्ट मेथड, करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग कौन लाया? सबसे पहले फंक्शनलिज्म लाया। सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। वो जो थ्योरेटिकल ओवरलोडेड करिकुलम था उसको रिप्लेस करके क्रांतिकारी कदम किसने रखा? प्रकारवाद ने रखा। प्रैक्टिकल अप्रोचेस कौन लाया? सबसे पहले प्रकारवाद लाया। स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे किसने समझना स्टार्ट किया कि हर आदमी अलग है, हर आदमी जो है वो अलग है। सबसे पहले कौन समझा? फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। ठीक है, प्रकारवाद द्वारा व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों के अध्ययन पर बल दिया गया, जो कि इससे पहले नहीं दिया जाता था। भाई इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं दे सकता ना, इंट्रोस्पेक्शन देगा तो वो अपनी थ्योरी को ही गलत कर देगा। अगर इंट्रोस्पेक्शन कहने लगा कि हर इंसान अलग सोचता है, तो जब हर इंसान अलग सोचता है तो आपकी थ्योरी जो इंट्रोस्पेक्शन थ्योरी है वो तो गलत होगी, बिल्कुल वो तो सही हो ही नहीं सकती। तो उस चीज को किसने चेंज किया? उस चीज को किसने बदला? फंक्शनलिज्म ने, विलियम्स जेम्स ने, जॉन डीवी। ये बड़े बड़े नाम है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लर्निंग बाय डूइंग पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। प्रोजेक्ट मेथड हमारा आ गया फॉर व्हाट? फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड्स जो हैं प्रोजेक्ट मेथड जैसे कहां पे स्टार्ट हुए? फंक्शनलिज्म में, प्रकारवाद में। ओके, और फंक्शनलिज्म जो है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज करता था। जिस तरीके से वहां पे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज करते थे, तो यहां पर हम ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज नहीं करते थे। कहां पे? फंक्शनलिज्म में। तो अगर फंक्शनलिज्म का मेथड पूछा जाए तो ऑब्जर्वेशनल, स्ट्रक्चरलिज्म का मेथड पूछा जाए तो इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, तो काफी सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज संरचनावाद और व्हाट इज प्रकारवाद। और इसके बाद भैया मैं फीडबैक जरूर देता हूं अपने केवीएस पीआरटी, जो हमारा केवीएस पीआरटी का कोर्स है। तो यहाँ पे देखिए शाइन स्टार जो है वो कहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स जोरावर टीम, कोर्स अमेजिंग, नो वर्ड्स टू से, थैंक्स अंकित सर। I was zero in science, but after joining this course, I am feeling confident because each and every topic explained from basic to higher. All subjects are explained in deep, no doubt. It is enough for KVS. When teachers push us with motivational talk, our energy level increases a lot.
डेफिनेटली आई विल सिक्योर वन पोस्ट विद जोरावर टीम्स ब्लेसिंग। थैंक यू जोरावर क्लासेस। ये हमारी शाइन स्टार ने कहा है, अगर आप भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। द जोरावर क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इस ऐप को। द जोरावर क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसके बाद आप सीधे स्टोर सेक्शन पे जाएं, नीचे की साइड दिखाई देगा आपको स्टोर सेक्शन, वहां से आप केवीएस पीआरटी का एक कोर्स जो है एनरोल कर सकते हैं। अभी एनरोल करने का जो प्राइस चल रहा है इट इज़ 2999। अभी ये 2999 चल रहा है। ये आपका 30 जून तक रहेगा और 30 जून के बाद 1 जुलाई से ये प्राइस आपका 3999 हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्राइस आपका 3999 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 50% ऑफ के साथ चल रहे हैं और इस ऑफ को हम कम करने वाले हैं। ये 1 जुलाई से इसका प्राइस 3999 हो जाएगा। 30 जून तक का ऑफर है 50% डिस्काउंट के साथ 2999 में। अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई लोग दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। और फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म 2 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पे। और अगर कोई भी चीज़ आपको लगी हो कि आपको समझ नहीं आई है तो बताना एक बार ज़रूर, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि आपको बताई जाए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता ही दिया था कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको केवीएस पीआरटी कोर्स में। ठीक है, क्योंकि भाई इतना अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, पूरा दिन लग जाता है मेरे को ये चीज़ें बनाने में, तो ये चीज़ पायरेट ना हो जाए, लोगों से इधर उधर चली ना जाए, इस वजह से हम इसको सिर्फ केवीएस पीआरटी वाले कोर्स में एज अ पीडीएफ आप लोगों को देंगे, अंकित बाय साइकोलॉजी करके। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अब कल मिलेंगे अदर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के साथ, और तब तक के लिए एक बार रिवाइज कर लेना। आगे के जो स्कूल्स हैं अच्छे से और ज़्यादा हेल्प होगी आपको समझने में।